हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम योर ड्रीम कॉलेज एसआरसीसी श्रीराम कॉलेज। आज है डे नंबर 8। आज हम करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड वाले चैप्टर का वन शॉट लेक्चर। थोड़ा लंबा चैप्टर है पर मैं हर चीज डिटेल में समझाऊंगी। मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर में हम हर चीज को बहुत ही रियल लाइफ से रिलेट करके समझते हैं। ठीक है, वन शॉट लेक्चर रहेगा। जल्दी से चैप्टर को शुरू करते हैं और करते हैं इसको खत्म। सो थ्योरी ऑफ डिमांड का वन शॉट लेक्चर करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले समझते हैं कि डिमांड होती क्या है। ठीक है, देखो इस दुनिया में ना कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी बिजनेसमैन अगर कोई सामान बना रहा है तो वो इस चीज को दिमाग में रख के बनाता है कि क्या ये सामान कोई खरीदेगा। जैसे अगर मैं कॉमर्स पढ़ा रही हूँ तो मैं ये चीज दिमाग में रख के चलूंगी कि कितने बच्चे कॉमर्स पढ़ते हैं, कितने बच्चे ऑन अ ईयरली बेसिस सीबीएसई से पास आउट होती हैं, स्टेट बोर्ड से पास आउट होती हैं। तो हर एक बिजनेसमैन के लिए ये बहुत जरूरी है ये देखना कि कितने लोग उसकी गुड्स या सर्विस को खरीदेंगे। उसके बाद ही वो जो है गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस करता है। तो वो जो कितने लोग खरीदेंगे उसी चीज को बेसिकली हम डिमांड बोलते हैं। ठीक है, सो डिमांड इज द नंबर ऑफ गुड्स और कमोडिटीज विच अ कंज्यूमर इज बोथ विलिंग एंड एबल टू बाय। ठीक है, सो डिमांड क्या है, एक सेकेंड। सो डिमांड क्या है, वो वाली नंबर है किसी भी चीज का जो एक कंज्यूमर विलिंग भी है, एबल भी है खरीदने के लिए एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसमें हमारे पास तीन चार इंपॉर्टेंट बात चीजों की बात करी गई है जिसको एक एक करके मैं डेफिनेशन को समझाऊंगी। पर तुम बेसिक मतलब समझ लो। बेसिक मतलब यही है कि एक बिजनेसमैन को चाहिए कि कितने लोग मेरा सामान खरीदेंगे। सोचो ना, अगर कोई ऐसी चीज हो जो कोई खरीदना ही नहीं चाहता, उसको कोई बनाएगा भी क्यों? जो कोई खरीदना ही नहीं चाहता उसको एक बिजनेसमैन बनाएगा भी क्यों? ठीक है ना, तो बिजनेसमैन वही बनाता है जो लोग खरीदना चाहते हैं। तो लोग खरीदना चाहते हैं, कितना खरीदना चाहते हैं, उसके लिए बिजनेसमैन क्या फाइंड आउट करता है, उसके प्रोडक्ट की डिमांड। ठीक है, अब डिमांड में तीन चार चीजें देखते हैं हम। सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं वो होती है कि कितनी क्वांटिटी लोग खरीदना चाहते हैं। लोग कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं, डिमांड है। मैंने बोला डिमांड है मेरे प्रोडक्ट की, पर कितनी डिमांड है भैया? कितने प्रोडक्ट खरीदोगे? एक खरीदोगे, दो खरीदोगे, 10 खरीदोगे? दूसरी चीज आती है विलिंगनेस ऑफ द कंज्यूमर टू बाय द कमोडिटी। विलिंगनेस दूसरे पॉइंट पे बहुत जरूरी होती है। विलिंगनेस मतलब देखो, अगर तुम्हारे पास 1 लाख रुपए है, आज के डेट में सबके पास 1 लाख रुपए होगा, लेकिन क्या तुम उस 1 लाख रुपए का आईफोन खरीदोगे? क्या हर हाउस होल्ड जाके 1 लाख रुपए का आईफोन खरीद के ले आता है? नहीं, क्योंकि लोग विलिंग नहीं है अपने 1 लाख रुपए उस चीज पे खर्च करने को। क्या तुम चाहते हो ये पर्टिकुलर चीज खरीदना? दुनिया में हजारों चीजें बिकती हैं, हजारों फूड प्रोडक्ट्स बिकते हैं, हजारों कपड़े बिकते हैं। क्या तुम हर चीज खरीदना चाहते हो? जी नहीं। कुछ चीजें जो तुम्हें अच्छी लगती हैं तुम वही खरीदते हो। तो क्या तुम विलिंग हो इस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए? अगर विलिंग हो तो ही बोला जाएगा कि डिमांड है। दूसरी चीज आती है, प्राइस से पहले एक और चीज आती है, एबल टू बाय। दूसरी चीज आती है एबल टू बाय। अब देखो कुछ चीजें तो होती हैं कि तुम खरीद सकते हो पर तुम्हें अच्छी ही नहीं लगती इसलिए नहीं खरीदते। कुछ चीजें होती है कि तुम खरीदना चाहते हो, तुम्हारी फेवरेट है, तुम्हारा ड्रीम है, तुम्हारा सपना है कि ये लेना है, पर तुम्हारे पास पैसा ही नहीं होता उसको खरीदने का, तो इसलिए तुम उसको नहीं खरीद पाते। तो विलिंगनेस तो चाहिए। ठीक है ना, अब जैसे मान लो एक तो है नैनो गाड़ी है, नैनो गाड़ी मेरे बजट में है पर मैं लेना ही नहीं चाहती, मैं लेना ही नहीं चाहती, तो वहां पर मेरी विलिंगनेस नहीं है। एक है मर्सिडीज, मर्सिडीज तो मुझे कोई दिलाए तो मैं आज ही ले लूं, पर वो मैं खरीद ही नहीं सकती, वो मेरे बजट से बाहर है। तो आपका दिल भी होना चाहिए और आपका बजट भी होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें तब हम बोलेंगे कि आपकी डिमांड है। तीसरी चीज, जो प्राइस बाजार में चल रहा है किसी भी चीज का, आप उस प्राइस पे खरीदने को तैयार हो या नहीं। जो प्राइस चल रहा है आपको वही प्राइस पे खरीदना पड़ेगा चीज। ठीक है ना, तो प्राइस भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगली चीज आती है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में डिमांड को हमेशा स्टडी किया जाता है कि भैया पिछले 1 साल में कितने लोग खरीदने को तैयार थे, पिछले 1 महीने में कितनी डिमांड थी, 2 साल में कितनी डिमांड थी। हमेशा एक टाइम पीरियड के साथ ही इस चीज को स्टडी किया जाता है। तो कितना सामान खरीदना चाहते हो, कितने रेट पे खरीदना चाहते हो, कितने टाइम पीरियड में, एंड तुम्हारी विलिंगनेस एंड एबल टू बाय हो या नहीं, ये सारी चीजें आती हैं डिमांड के अंदर। और इन सारी चीजों को मिलाकर ही तुम डेफिनेशन लिख कर आओगे डिमांड की। ठीक है, अब डिमांड है दो तरीके की, या तो होगी इंडिविजुअल डिमांड या तो होगी मार्केट डिमांड। क्या क्या है? इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में क्या फर्क है? डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, जो अभी तक हमने पढ़ी है ना, सेम ही डेफिनेशन है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है। इंडिविजुअल डिमांड मतलब एक कस्टमर
कितना खरीदना चाहता है। मार्केट डिमांड मतलब सारे कस्टमर मिलाकर कितना खरीदना चाहते हैं। मान लो अगर मेरी मार्केट में 100 कस्टमर हैं, अगर मैं उन सारे 100 कस्टमर की डिमांड को प्लस करती रहूंगी तो मार्केट डिमांड बनेगी। पर मैं कहती हूँ एक कस्टमर है, वो अकेला ही कस्टमर 10 यूनिट खरीदना चाहता है, तो उस अकेले कस्टमर की इंडिविजुअल डिमांड होगी 10 यूनिट्स। उसके जैसे सारे कस्टमर की डिमांड को प्लस कर दो कि दूसरा बंदा 20 यूनिट खरीदना चाहता है, तीसरा बंदा 3 यूनिट खरीदना चाहता है, अगला बंदा 5 यूनिट खरीदना चाहता है, अगला बंदा 1 ही यूनिट खरीदना चाहता है। सबकी प्लस कर दूंगी तो मार्केट डिमांड, सबकी अकेले-अकेले में देखूंगी तो वो इंडिविजुअल डिमांड होगी। इट रेफर्स टू द क्वांटिटी दैट एन इंडिविजुअल कस्टमर इज विलिंग, आगे देखो डेफिनेशन सेम है, विलिंग एबल टू बाय पर्टिकुलर प्राइस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। वो सारी डेफिनेशन सेम है, फर्क क्या आया कि यहाँ पर इंडिविजुअल कस्टमर लिख दिया और यहाँ पर क्या लिख दिया, ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट। इतना फर्क है, आगे सेम है, विलिंग टू बाय, एबल टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। आगे पूरी की पूरी डेफिनेशन है हमारी सेम टू सेम। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिमांड हो गई, मार्केट डिमांड हो गई। ठीक है, अगला आता है मेरे पास डिमांड फंक्शन। देखो डिमांड फंक्शन क्या होता है, फंक्शन तो तुम मैथ्स में शायद पढ़ते ही होगे, अगर मैथ्स है तुम्हारे पास। फंक्शन का क्या मतलब होता है, एक रिलेशन होता है कोई भी दो चीजों के बीच का। फंक्शन क्या होता है, रिलेशन होता है दो चीजों के बीच का। ठीक है, अगर x जो है वो y पे डिपेंडेंट है, तो वहां पर हम x और y के बीच में एक फंक्शन बना सकते हैं कि x इज अ फंक्शन ऑफ y। ठीक है, तो डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट। देखो जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है ना, या मैं बोलूं डिमांड जो है ना हमारी, वो कई फैक्टर्स के ऊपर निर्भर होती है। क्या फैक्टर्स के ऊपर निर्भर होती है, वो मैं आगे पढ़ाऊंगी, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना समझो, जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कई चीजों पे निर्भर होती है, डिपेंडेंट होती है। सो हम बोलेंगे जो क्वांटिटी डिमांडेड है, इट इज अ फंक्शन ऑफ, इट इज अ फंक्शन ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, तो फंक्शन का सिंपल मतलब क्या है, एक रिलेशन। कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी नहीं बनता है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है इनके ऊपर, जिन फैक्टर्स पे निर्भर होती है। पर ये छोटा सा एक टॉपिक है, थोड़ा सा पढ़ लो। डिमांड फंक्शन क्या है, ये रिलेशनशिप बताता है क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में और जिन चीजों पे ये डिपेंड करती है उनके बीच में, उन फैक्टर्स के बीच में। ठीक है, ग्राफ चाहे अभी मत देखो, ग्राफ की मैं बात करूंगी। क्वांटिटी डिमांडेड किन चीजों पे डिपेंड करती है, अलग अलग चीजों पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये अभी के लिए 2 मिनट के लिए रुक जाओ, 2 मिनट के लिए रुक जाओ। पहले मैं तुम्हें समझाऊंगी तुम्हारा डिमांड का लॉ, लॉ ऑफ डिमांड। हाँ, सबसे पहले मैं तुम्हें समझाती हूँ लॉ ऑफ डिमांड, उसके बाद समझेंगे उन फैक्टर्स को, उसके बाद वो सारे टॉपिक करेंगे। अभी तक क्या समझा, डिमांड क्या होती है, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, दो तरीके की होती है। फिर हमने समझा एक डिमांड फंक्शन, एक छोटी सी डेफिनेशन है, बस वो याद कर लेना। यहाँ से आता है, अब से शुरू होता है मेरा मेन काम। अभी तक जो हमने पढ़ा इंडिविजुअल मार्केट, उसका भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता। अब शुरू होता है मेन काम, जिसको वेरी इंपॉर्टेंट सबसे पहले मार्क कर लो। लॉ ऑफ डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात कहता है, बहुत ही ज्यादा एक सिंपल सी बात कहता है लॉ ऑफ डिमांड। ये कहता है, तुम एक नॉर्मल बात सोचो, एक नॉर्मल बात सोचो, अगर मैं तुम्हें अपना कोर्स बेचूं कि बेटा मेरा कोर्स खरीदो, अगर मैं तुम्हें कोर्स बेचूंगी 1000 रुपए का, ठीक है, 1000 रुपए का, क्या तुम खरीदोगे? देर आर वेरी हाई चांसेस कि हजारों बच्चे वो कोर्स खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि कोर्स कितने का है, 1000 रुपए का है। 1000 रुपए में पूरे साल की पढ़ाई तुम्हें दे रही हूँ भाई, इससे सस्ता तो तुम सोचोगे कुछ मिल ही नहीं सकता भाई, ले 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 ले। अरे पढ़ूंगा नहीं पढ़ूंगा, 1000 रुपए में तो कुछ नहीं जा रहा, लेके रख लेता हूँ। तुम ले लोगे, आंख बंद करके ले लोगे। वही कोर्स अगर मैं कर दूं 10,000 रुपए का, तो तुम लेने से पहले 4 बार सोचोगे, वेरी हाई चांसेस कि तुम खरीदोगे ही नहीं। सेम टीचर, सेम प्रोडक्ट, सेम कोर्स, सेम लेक्चर्स, वही अगर मैं 10,000 का बेचूं, लेट्स से तुम मुझे बहुत पसंद भी करते हो कि यार ये टीचर बहुत अच्छी है, फिर भी 10,000 का कोर्स खरीदने से पहले तुम 4 बार सोचोगे। शायद वो तुम्हारे बजट के बाहर हो, शायद मम्मी पापा मना कर दे, और शायद तुम वो कोर्स लो ही ना। और जो 1000 रुपए का कोर्स हजारों बच्चे आंख बंद करके लेने को तैयार थे, वही सेम कोर्स 10,000 रुपए की कॉस्ट पे मात्र 500-700 बच्चे ले लेंगे, और कितना, 1000 बच्चे ले लेंगे, दैट्स इट। बहुत मतलब बहुत कम हो जाएगा,
है ना? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो बाय कर रहे हैं कोर्स को। तो सिंपल भाषा में कहने का मतलब ये है कि जैसे ही तुम किसी भी चीज़ का रेट बढ़ाओगे, सेम चीज़ की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी और जैसे ही उस चीज़ पे डिस्काउंट लगा दोगे, जैसे ही उसका रेट कम कर दोगे, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ये तो तुमने कहीं भी, कभी भी, हर वक़्त देखा होगा। तुम्हारे दिमाग में हमेशा होता है कि कौन-सी चीज़ सस्ती है। जो चीज़ सस्ती है तुम वो ज़्यादा लेते हो, जो चीज़ महँगी है तुम वो नहीं लेते हो। ठीक है? जो महँगी गाड़ियाँ होती हैं, बहुत कम लोगों के पास होती हैं, है ना? जो महँगे आईफ़ोन्स होते हैं, बहुत कम लोगों के पास होते हैं। वहीं पे वीवो और ये सब फ़ोन हर किसी के पास होते हैं। सो सिंपल मतलब है ज़्यादा प्राइस अगर होगा, तो कम लोग खरीदेंगे, डिमांड कम होगी और जितना कम प्राइस होगा, डिमांड उतनी ज़्यादा होगी, उतने ज़्यादा लोग खरीदेंगे। इसी सिंपल चीज़ को इकोनॉमिक्स में बोला गया है लॉ ऑफ डिमांड। इसी चीज़ को बोला गया है लॉ ऑफ डिमांड। जिसने बस इतनी सी बात बोली है कि भैया एक रिलेशन होता है प्राइस के बीच में और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। किसके बीच में? प्राइस के बीच में और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में ना एक रिश्ता होता है। वो जो रिश्ता होता है उस रिश्ते को हम क्या बोलते हैं? इनवर्स रिलेशन। जो वो रिश्ता होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन कहाँ पर लिखा है? चलो मैं लिख देती हूँ भैया। वो जो रिश्ता होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इनवर्स रिलेशन। ये जो इनवर्स रिलेशन है ये क्या बोलता है देखो, व्हाइल डिजायर मे इन्वॉल्व वांटिंग टू बाय अ प्रोडक्ट, शायद तुम चीज को खरीदना चाहते हो, डिमांड रिक्वायर्स बोथ डिजायर एंड द एबिलिटी। कहते हैं खरीदना तुम बहुत सारी चीजों को चाहते हो, तुम्हारी मंशा, तुम्हारी इच्छा तो होती है बहुत सारी चीजों को खरीदने की, पर डिमांड तभी बनती है जब डिजायर के साथ साथ बजट भी हो। जब डिजायर के साथ साथ बजट भी हो, तो कंज्यूमर की डिजायर हो सकती है, वो डिमांड नहीं हो सकती, क्योंकि डिमांड रिक्वायर्स विलिंगनेस एंड परचेजिंग पावर, और परचेजिंग पावर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि तुम चीज को खरीदोगे या नहीं। तो जैसे ही किसी भी चीज का प्राइस बढ़ेगा, तुम्हारी वो जो परचेजिंग पावर है उससे वो बाहर हो जाएगा और इसीलिए तुम फिर उस प्रोडक्ट को खरीदना बंद कर दोगे। जैसे ही प्राइस ऊपर डिमांड नीचे, प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर जा सकती है। ठीक है? ये क्या होगा? प्राइस ऊपर जाएगा तो डिमांड नीचे जाएगी, प्राइस नीचे जाएगा तो डिमांड ऊपर जाएगी। इसी चीज को एक इनवर्स रिलेशन बोला गया है। किसमें? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। ठीक है? इसी चीज को क्या बोला गया है? एक इनवर्स रिलेशन बोला गया है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। यहां पर एक बार तुम बस डेफिनेशन लिख लो लॉ ऑफ डिमांड की। ये जो डेफिनेशन है बहुत ज्यादा जरूरी डेफिनेशन है और इसको गलती से भी मिस मत करना। द लॉ ऑफ डिमांड, यहां पर मैं लिख देती हूँ, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट states there is an inverse relation between the price of a product and the quantity of the product demanded by the consumers, between the price of the commodity and the quantity demanded of the commodity। और इसके आगे एक लाइन लिखो, और इसके आगे एक लाइन लिखो। वो लाइन क्या होगी? assuming other factors are constant। इस लाइन का क्या मतलब है मैं बताऊंगी, अभी के लिए लिख के रख लो। ठीक है? सो जो लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या बताता है? वो एक इनवर्स रिलेशन बताता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, अज्यूमिंग अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। इस लाइन को बताऊंगी, अभी एक्सप्लेन करूंगी। अब लेकिन उससे पहले ये समझते हैं जो इधर मैंने इतना कुछ बनाया है। मैंने क्या बोला है कि प्राइस ऊपर जाएगा, डिमांड नीचे जाएगी, प्राइस नीचे जाएगा, डिमांड ऊपर जाएगी। तुम देखो किसी भी केस में ये दोनों सेम नहीं चल रहे, एक आगे दूसरा पीछे, एक पीछे दूसरा आगे, ये सेम नहीं जाएंगे। यही चीज यहाँ पर टेबल की फॉर्म में दिखाई है। ये क्या है? ये है एक टेबल। यही चीज टेबल की फॉर्म में दिखाई गई है। देखो प्राइस क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो डिमांड क्या हो रही है? क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है? कम हो रही है। 8642। प्राइस इंक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रही है। मैं इसको उल्टा भी कर सकती हूँ, मैं चाहूं तो इसको उल्टा भी कर सकती हूँ। क्या कर सकती हूँ? लेट्स से मैं इसको लिख दूं क्वांटिटी और इसको लिख दूं प्राइस, तो ये उल्टा हो गया कि क्वांटिटी तो बढ़ रही है पर प्राइस गिर रहा है। ये भी हो सकता है। ठीक है? पर ये कभी नहीं हो सकता कि क्वांटिटी भी बढ़ रही है और प्राइस भी बढ़े। मैं कहती हूँ ये पहले 18 था, अब 26 हो गया,
फिर 34 हो गया, फिर 42 हो गया। ये कभी नहीं हो सकता कि क्वांटिटी भी बढ़े और प्राइस भी बढ़े, ये नहीं हो सकता। या मैं बोलूँ प्राइस भी कम हो, क्वांटिटी भी कम हो, ये कभी नहीं हो सकता। ये कभी भी सेम डायरेक्शन में नहीं चल सकते। ये एक दूसरे के दुश्मन हैं, ये कभी भी सेम दिशा में नहीं चल सकते। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। ठीक है? ये तुम टेबल की मदद से भी देख सकते हो। लेकिन ये जो टेबल है बेटा, इस टेबल को बोला क्या जाता है? ये जो टेबल है, इस टेबल को बोला क्या जाता है? इस टेबल को बोला जाता है शेड्यूल। इस टेबल को क्या बोला जाता है? शेड्यूल। हम इकोनॉमिक्स में किसी भी चीज़ को टेबल की मदद से अगर एक्सप्लेन करें, तो उसको बोला जाता है उस पर्टिकुलर चीज़ का शेड्यूल। ठीक है? जैसे इसमें मैं डिमांड को समझा रही हूँ, तो ये क्या है? डिमांड का शेड्यूल। सो डिमांड शेड्यूल क्या है? एक टेबल होता है, ठीक है? ये दोनों का हो सकता है, इंडिविजुअल डिमांड का टेबल बनाओ या मार्केट डिमांड का टेबल बनाओ, ठीक है? तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होगा? एक टेबल है जिसमें हम अलग-अलग क्वांटिटीज दिखाते हैं जो एक कंज्यूमर खरीदना चाहता है, अलग-अलग प्राइसेस पे ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है? देखो, प्राइस कम हो रहा है, 5 4 3 2 1 हो रहा है, क्वांटिटी बढ़ रही है, 1 2 3 4 5 हो रही है, ठीक है? तो अगर इंडिविजुअली है तो क्या है, एक प्राइस है और एक क्वांटिटी डिमांडेड है किसी एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की। लेकिन वहीं पे मार्केट डिमांड शेड्यूल में क्या होगा, है तो ये भी टेबल, दिखाता ये भी क्वांटिटीज हैं, पर ये दिखाता है कि सारे कस्टमर जितना खरीदना चाहते हैं, ये वो दिखाता है। तो इसमें क्या होगा, देखो प्राइस तो सेम ही रहेगा, सबके लिए प्राइस तो सेम ही रहेगा, प्राइस तो हो बढ़ रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, पर क्वांटिटी सारे कस्टमर अलग-अलग डिमांड करेंगे। तुम अलग कस्टमर हो, मैं अलग कस्टमर हूँ। मैं सेम प्राइस पे 50 यूनिट खरीदना चाहती हूँ, तुम सेम प्राइस पे 60 यूनिट खरीदना चाहते हो, ठीक है ना? यहाँ पे हाउसहोल्ड ए है, यहाँ पे हाउसहोल्ड बी है, ठीक है ना? तो सेम प्राइस पे एक बंदा 50 खरीदेगा, दूसरा 60 खरीदेगा, तो मार्केट में टोटल कितना बिक रहा है सेम प्राइस पे? 50 प्लस 60 टोटल 110। तो मार्केट डिमांड में क्या होगा, अलग-अलग कस्टमर्स की डिमांड होगी, सेम ही प्राइस पे अलग-अलग डिमांड्स होंगी, सारी डिमांड्स को प्लस करोगे, सारी क्वांटिटीज को प्लस करोगे तो आपके पास मार्केट डिमांड आ जाएगी। ठीक है? क्या दोनों ही सिर्फ एक टेबल है, सिर्फ एक टेबल है। इसमें सिंगल कस्टमर, इसमें सारे कस्टमर। टेबल की बात हो गई, ठीक है? हमने लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन पढ़ ली, लॉ ऑफ डिमांड का टेबल पढ़ लिया जिसको शेड्यूल बोला। आखिरी चीज आती है लॉ ऑफ डिमांड का कर्व। कर्व बोलो या फिर जिसको तुम डायग्राम बोलते हो या फिर जिसको तुम ग्राफ बोलते हो, है ना? उसी चीज को इकोनॉमिक्स में क्या बोला जाता है? कर्व। उसी चीज को इकोनॉमिक्स में क्या बोला जाता है? कर्व। कोई भी लॉ पढ़ोगे उसका साथ में कर्व भी जरूर पढ़ोगे, ठीक है? तो यहाँ पर जो हमारा ग्राफ है, इस ग्राफ में वैसे तो तुम रट्टा भी मार सकते हो, हमारा जो भी डिमांड का ग्राफ होगा, सप्लाई का ग्राफ होगा, हमेशा इन ग्राफ में प्राइस जो है वाई एक्सिस पे रहेगा, डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी सप्लाइड हमेशा ओ एक्स एक्सिस पे रहेंगे, हमेशा ओ एक्स एक्सिस पे रहेंगे। प्राइस हमेशा ओ वाई एक्सिस पे रहता है, क्वांटिटी डिमांड की हो सप्लाई की हो वो हमेशा ओ एक्स एक्सिस पे रहती है, ठीक है? ठीक है जी। तो यहाँ पर तुम बहुत क्लियरली देख सकते हो जो आपका ग्राफ है वो किधर को जा रहा है, वो नीचे को जा रहा है। तुम 11th क्लास में मेरे पास नए-नए जब बच्चे आते हैं उनको ये भी नहीं समझ आता है ग्राफ नीचे को जा रहा है कि ऊपर को जा रहा है। ग्राफ ऐसे नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। तो ग्राफ को रीड करते हैं हमेशा O से X की तरफ, ठीक है? लेफ्ट से राइट को ग्राफ को रीड किया जाता है और ये जो ग्राफ है आप देखो लेफ्ट से राइट, तो ये नीचे को आ रहा है। तो ये जो ग्राफ है डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इस ग्राफ को क्या बोलोगे? डाउनवर्ड स्लोपिंग। ग्राफ का नाम लिखो सबसे पहले, क्या नाम है? डिमांड कर्व। ग्राफ का नाम क्या है? डिमांड कर्व, ठीक है? इसका नाम क्या है? डिमांड कर्व, जो कि लॉ ऑफ डिमांड के साथ आप बनाते हो। ये जो डिमांड कर्व है, ये कर्व बनाओ, ओ वाई पे लिखो प्राइस, ओ एक्स पे लिखो क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है? और फिर लिखो ये जो कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड मतलब ये नीचे को आ रहा है। नीचे को क्यों आ रहा है? तो इस चीज को चाहे तो नीचे स्टार डाल के लिख लो, स्टार डाल के लिख लो इस चीज को कि जब भी वेन एवर देयर इज एन, कहाँ लिखूं? वेन एवर देयर इज एन इनवर्स रिलेशन, अगर कोई भी दो चीजों के बीच में एक इनवर्स रिलेशन होता है, कोई भी दो चीजें, आई रिपीट, कोई भी दो चीजें, अभी डिमांड का चैप्टर पढ़ रहे हो तो डिमांड की बात हो रही है, आगे भी पढ़ोगे, कहीं भी किसी भी क्लास में किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ोगे, अगर कोई भी दो चीजों के बीच में इनवर्स रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन मतलब कि एक बढ़ेगा तो दूसरा गिरेगा, एक गिरेगा
तो दूसरा बढ़ेगा। इसको इन्वर्स रिलेशन बोला जाता है। अगर दो चीजों में इन्वर्स रिलेशन होगा तो उसका ग्राफ 110%, उसका ग्राफ हमेशा ऐसे नीचे को आता हुआ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व उसका हमेशा होगा, उसका ग्राफ कभी ऊपर को जा ही नहीं सकता। ठीक हो गई बात। तो डिमांड का लॉ हमने पूरा अच्छे से पढ़ लिया है। लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन क्या है? इट स्टेट्स दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द प्रोडक्ट, assuming other factors are constant। ये हो गया डिमांड शेड्यूल, ये हो गया डिमांड कर्व जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अब मैंने तुम्हें बता दिया शेड्यूल के बारे में भी। अब इसकी बात करते हैं, अज्यूमिंग अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट की बात हम करते हैं, ठीक है। तो अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट का क्या मतलब है? उसका मतलब है कि जो हम डिमांड फंक्शन में पढ़ रहे थे कि कुछ एक फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं डिमांड को, कुछ एक फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं डिमांड को। हम अज्यूम कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड के अंदर अज्यूम कर रहे हैं कि ये सारे फैक्टर्स क्या हैं? ये सारे फैक्टर्स क्या हैं? कांस्टेंट हैं। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड में अज्यूम कर रहे हैं कि ये सारे फैक्टर्स क्या हैं? कांस्टेंट हैं। अब क्यों है ये कांस्टेंट वो भी मैं बात करती हूँ अभी आगे जाके, लेकिन अभी के लिए इतना ही समझ आ रहा है हमें, ठीक है। फैक्टर्स क्या क्या हैं? फैक्टर्स हैं ये सारे, फैक्टर्स हैं ये सारे जिनकी एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। अब इन्हीं सारे फैक्टर्स को ऐसे अगर मैं एफ की फॉर्म में लिख दूं तो डिमांड फंक्शन बन जाता है। फंक्शन मैंने बताया था ना कि अगर डिमांड कुछ चीजों पे डिपेंडेंट है, अगर x इज डिपेंडेंट ऑन y, तो मैं क्या लिखूंगी? x इज अ फंक्शन ऑफ y, उसको ऐसे लिखूंगी। तो डिमांड जो है, सॉरी x इधर, हाँ फंक्शन इधर आएगा, x ठीक है फंक्शन। तो डिमांड जो है इज अ फंक्शन ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ये सारे क्या है? फैक्टर्स जिन पे डिमांड जो है डिपेंडेंट है, ठीक है, जिन पे डिमांड जो है वो डिपेंडेंट है, ठीक है। डी क्या है? डिमांड। एफ क्या है? फंक्शन। और ये सारे क्या है? वो फैक्टर्स जिन पे डिमांड निर्भर है। ये सारे फैक्टर्स ये रहे। इनको एक एक करके इन सारे फैक्टर्स को अब हम समझते हैं, इनको एक एक करके हम इन सारे फैक्टर्स को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला ही जो मेरा फैक्टर आता है वो होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सबसे पहला फैक्टर क्या आता है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसके बारे में आप पढ़ चुके हो। इट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड। देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब जैसे ही प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी फॉल करेगी ड्यू टू डिक्रीज इन द सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं कि प्राइस और क्वांटिटी का कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि इसका रेट बढ़ेगा, ये कम होगा, उससे इसकी क्वांटिटी पे असर होगा। दूसरा फैक्टर जो मेरे पास आता है वो होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। दूसरा फैक्टर जो मेरे पास होता है वो होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब यहां से दूसरे नंबर ऑनवर्ड्स जितने भी फैक्टर हैं उनको बोला गया है अदर फैक्टर्स या फिर फैक्टर अदर देन प्राइस। तो देखो, फिर से थोड़ा सा शायद कॉम्प्लेक्स हो गया तुम्हारे लिए, आराम से समझाती हूं मैं। हमने अभी बोला कि जो डिमांड है या जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है, कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जो डिमांड फंक्शन में भी हमने पढ़ा। अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड ने क्या बोला? लॉ ऑफ डिमांड ने एक फैक्टर की ही बात की, एक फैक्टर की ही बात की, वो फैक्टर क्या था? प्राइस। और बोला कि प्राइस ऊपर डिमांड नीचे, प्राइस नीचे डिमांड ऊपर। लॉ ऑफ डिमांड ने ऐसा बोला। और इसके साथ एक स्टेटमेंट लिखी लॉ ऑफ डिमांड ने कि अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहने चाहिए। तो जो सारे फैक्टर्स हैं इसमें से एक फैक्टर तो आ गया प्राइस। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि ये कम ज्यादा होगा तो डिमांड कम ज्यादा होगी, पर इसके अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं, इसके अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं उनको नाम दे दिया अदर फैक्टर्स और बोला कि ये कांस्टेंट रहने चाहिए। क्यों रहने चाहिए कांस्टेंट? क्योंकि अगर इनमें से कोई भी फैक्टर चेंज हुआ तो लॉ ऑफ डिमांड शायद गलत प्रूव हो जाए। अगर इनमें से कोई भी फैक्टर चेंज हुआ तो शायद लॉ ऑफ डिमांड गलत प्रूव हो जाए। तो इसलिए लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर तुमने मेरी स्टडी करनी है, लॉ ऑफ डिमांड की स्टडी करनी है, तो तुम मान लो, एक पल के लिए मान लो, बस एक पल के लिए मान लो कि डिमांड सिर्फ प्राइस पे डिपेंडेंट है, बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट है, ठीक है। और अगर इनको कांस्टेंट अज्यूम करके लॉ ऑफ डिमांड पढ़ोगे तो लॉ ऑफ डिमांड ट्रू होल्ड करेगा।
पर फिर भी बाकी फैक्टर पढ़ने तो ज़रूरी हैं, क्योंकि टेक्निकली डिमांड इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो इसलिए हम सारे फैक्टर्स पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले मैं ईज़ियर फैक्टर तुम्हें समझाती हूँ थोड़ा-सा, इनकम, पहले मैं तुम्हें इनकम समझाती हूँ, थोड़ा ईज़ियर फैक्टर है, ठीक है? इनकम तो बहुत सिंपल है ना यार, बहुत सिंपल है ना, जिसकी इनकम ज़्यादा, इनकम को वाई से डिनोट किया करते हैं इकोनॉमिक्स में, आई नहीं वाई, ठीक है? बहुत सिंपल है ना, जिसकी इनकम ज़्यादा होगी, वो डिमांड भी ज़्यादा करेगा, जिसकी इनकम कम होगी, वो डिमांड भी कम करेगा। अब देखो, मान लो किसी चीज़ का रेट बढ़ गया, तो तुम बोलोगे मैम रेट बढ़ा है तो तुम्हें तो डिमांड कम करनी चाहिए। पर मैं कहती हूँ रेट तो बढ़ा है, उसी दिन तुम्हारे पापा की प्रमोशन हो गई, तुम्हारी इनकम बढ़ गई उसी दिन। तुम बोलोगे अरे अब तो हम अमीर हो गए, अब तो प्राइस बढ़ता है बढ़ने दो, अब क्यों मैं कम डिमांड करूँ, अब तो मैं अमीर हो गया, अब प्राइस बढ़ता है बढ़ने दो, अब तो मैं डिमांड ज़्यादा करूँगा। सो प्राइस बढ़ने पे भी तुमने डिमांड ज़्यादा करी, क्योंकि कोई और फैक्टर बीच में आ गया, कोई पति-पत्नी और वो हो गया, बीच में कोई और आ गया। तो इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि ना इनको अलग से पढ़ो, अकेले में पढ़ो, इनको अकेले में टाइम स्पेंड करने दो। अगर क्योंकि बीच में कोई तीसरा आया, तो शायद ये झूठ हो सकता है। इसीलिए हम अज़्यूम करते हैं कि बाकी फैक्टर कांस्टेंट है, ठीक है? तो तीसरा फैक्टर मेरा क्या था यहाँ पे इनकम, ठीक है? तो डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज़ अफेक्टेड बाय द इनकम, लेकिन जो इनकम इफेक्ट है वो अलग-अलग तरीके से हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कमोडिटी। 2 तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, एक हो सकती है नॉर्मल गुड, ठीक है? एक हो सकती है इंफीरियर गुड। जैसे कि तुम यहाँ पर देख सकते हो जो तुम्हारा रेड वाला दूध का पैकेट होता है, जो थोड़ा महँगे वाला होता है, वो होती है नॉर्मल गुड। क्या डबल टोन होता है ये शायद, है ना? और जो सिंगल टोन होता है, जो सस्ते वाला होता है, वो होती है इंफीरियर गुड। मतलब ये ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है, ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, ज़्यादा प्रोटीन होता होगा और ये कम अच्छी क्वालिटी का होता है। तो अगर तुम अमीर हो, तुम अच्छे वाला खरीदोगे, अगर तुम गरीब हो, तो तुम कम अच्छे वाला खरीदोगे, ठीक है ना? तो नॉर्मल गुड के केस में इनकम अलग से इफ़ेक्ट करती है, इंफीरियर गुड के केस में इनकम अलग तरीके से बिहेव करती है। नॉर्मल गुड के केस में क्या होता है, अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। मतलब क्या रिलेशन हुआ, इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम होगी, डिमांड कम होगी। पर इंफीरियर गुड के केस में ऐसा नहीं होता। इंफीरियर गुड के केस में क्या होता है कि इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड की डिमांड गिर जाएगी और इनकम कम होगी तो इंफीरियर गुड की डिमांड बढ़ जाएगी। मतलब मतलब बहुत सिंपल बात है, तुम पहले गरीब थे, तो तुम ये नहीं अफ़ोर्ड कर पाते थे, तुम ये खरीदते थे। अब तुम अमीर हो गए, जब तुम अमीर हो जाओगे तो क्या करोगे? अरे मम्मी अब तो अमीर हो गए, अब तो इसी दूध के 2 पैकेट खरीदूँगा। क्या ऐसा करोगे? नहीं भाई ऐसा नहीं करोगे। अगर तुम अमीर हो गए, तो तुम ये खरीदना बंद कर दोगे और फिर इस पे शिफ्ट हो जाओगे। तो जैसे ही कोई अमीर होता है, वो इंफीरियर गुड खरीदना छोड़ देता है तो इंफीरियर गुड की डिमांड कम हो जाती है। लेकिन अगर तुम और भी गरीब हो गए और भी कम इनकम हो गई, तो तुम इंफीरियर गुड ही ज़्यादा खरीदने लग जाओगे, फिर इस पे जाओगे ही नहीं, ठीक है? फिर इसी को ज़्यादा खरीदोगे, ठीक है? तो इनकम और इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, इस पे क्वेश्चन बन जाता है कि इनकम इफेक्ट क्या होगा नॉर्मल गुड के केस में, इंफीरियर गुड के केस में, ठीक है? तो नॉर्मल गुड के केस में डायरेक्ट रिलेशन है कि एक बढ़ेगा, दूसरा बढ़ेगा, एक गिरेगा, दूसरा गिरेगा। पर इंफीरियर गुड के केस में वही हमारा इनवर्स रिलेशन है, एक बढ़ेगा, दूसरा गिरेगा, एक गिरेगा तो दूसरा बढ़ेगा, ठीक है? ये हो गया इनकम का रिश्ता। अगला मेरे पास यहाँ पर आता है एक थोड़ा-सा डिफिकल्ट वाला, वो होता है मेरा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड मतलब कोई और तुम्हारा भाई-बंधु, 2 तरीके के भाई-बंधु हो सकते हैं, या तो तुम्हारा दुश्मन या तो तुम्हारा दोस्त। भाई-बंधु 2 तरीके के हो सकते हैं ना, या तो तुम्हारा दुश्मन या तो तुम्हारा दोस्त। या तो दुश्मन है, दुश्मन कौन है तुम्हारा सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट वो होते हैं जो एक-दूसरे की जगह पे यूज़ होते हैं, जैसे कि टाटा गोल्ड और नेस्कैफे, ये एक-दूसरे की जगह पे यूज़ होते हैं। इनका रिश्ता कैसा होगा? मान लो टाटा गोल्ड का रेट बढ़ गया, मान लो आज ये 10-10 रुपए के थे, लेकिन अब इसने अपना भाव बढ़ा दिया, ये 20 रुपए का हो गया, ये अभी भी 10 रुपए का है। मान लो तुम क्या कर रहे थे, पहले ये पी रहे थे। अब तुम क्या सोचोगे, यार ये तो बड़ी महँगी हो गई, ये तो बड़ा महँगा हो गया। चल ऐसा करते हैं आज से ये पी लेते हैं, ये सस्ता है, ये महँगा है। तो अगर इसका रेट बढ़ा, तो कंज़्यूमर क्या करेगा, जो इसका सब्स्टिट्यूट है, उसको ज़्यादा खरीदने लग जाएगा। उसको ज़्यादा खरीदने लग जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट के केस में क्या होता है, सब्स्टिट्यूट के केस में क्या होता है, किसी एक का अगर प्राइस बढ़ता है, तो किसी दूसरे की डिमांड में इंक्रीज़ आता है। और अगर इसका रेट कम हो गया,
₹10 से ₹5 हो गया, तो तुम बोलोगे अरे ये महँगी है, ये सस्ती है, ये लेता हूँ। तो अगर एक का रेट कम हो गया, तो लोग इसको छोड़-छोड़ के ये पीने लग जाएँगे, तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है? सो सब्स्टिट्यूट के केस में कैसा है? डायरेक्ट रिलेशन। ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो डायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं, ठीक है ना? ये उल्टे डायरेक्शन में जाते थे कि प्राइस बढ़ा, डिमांड गिरी, प्राइस गिरा, डिमांड बढ़ा, तो इसीलिए इसको इनवर्स रिलेशन बोलते थे, ठीक है? दूसरी टाइप ऑफ रिलेटेड गुड मेरे पास आती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये होते हैं दोस्त, ये एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। चाय पीनी भी है तो शुगर के बिना नहीं पी सकते, चाय पीनी भी है तो चीनी के बिना नहीं पी सकते। सोचो अगर चाय का रेट बहुत ही महंगा हो गया, अगर चाय का रेट बहुत ही महंगा हो गया, तो ऑब्वियसली तुम चाय नहीं पी पाओगे, चाय नहीं खरीद पाओगे। अरे अगर चाय ही नहीं खरीदोगे तो क्या चीनी क्यों खरीदोगे? चीनी के नशे करोगे? चीनी क्यों खरीदोगे? नहीं ना। तो अगर चाय ही नहीं खरीदोगे, तो चीनी भी नहीं खरीदोगे। तो एक का रेट बढ़ने से दूसरे की डिमांड गिर जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर चाय बहुत सस्ती हो गई, तो चीनी भी ज़्यादा खरीदने लग जाओगे। चाय सस्ती हो गई तो चाय ज़्यादा खरीदोगे, ज़्यादा चाय पियोगे। तो चाय ज़्यादा पियोगे तो चीनी भी ज़्यादा खरीदोगे। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, तो उस केस में एक का प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड गिरती है। उस केस में इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन लीड्स टू डिक्रीज इन द डिमांड फॉर द अदर। ठीक है? तो उस केस में इनवर्स रिलेशन देखने को मिलता है। ठीक है? देखो अभी मैं तुम्हें सारे लिखवाए जा रही हूँ, डायरेक्ट है, इनवर्स है। रट्टा मारना तो तुम्हारे ऊपर है, समझ तो तुम्हें आ रहा होगा पर याद भी करना पड़ेगा, है ना? याद भी करना पड़ेगा, ठीक है ना? हाँ, वो बात अलग है कि समझ के याद करोगे तो जल्दी हो जाएगा। तीसरी चीज़ है सिंपल तुम्हारी टेस्ट एंड प्रेफ़रेंस। तुम्हें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है? बहुत सिंपल बात है, अगर कोई भी चीज़ फैशन में आ गई, कोई भी चीज़ तुम्हें अच्छी लगने लग गई, तुम्हारा टेस्ट एंड प्रेफ़रेंस किसी भी चीज़ के लिए बढ़ गया, तो तुम्हारी डिमांड ऑटोमैटिकली उस चीज़ के लिए बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है फैशन, जैसे ही कोई चीज़ फैशन में आती है, तुम्हारी प्रेफ़रेंस होती है कि यही खरीदूँ, तो तुम वो खरीदते हो, डिमांड बढ़ जाती है। जैसे ही वो चीज़ फैशन से चली जाती है, तुम्हारा टेस्ट एंड प्रेफ़रेंस कम हो जाता है उस चीज़ के लिए, तो डिमांड कम हो जाती है। तुम कहते हो तेरा टेस्ट तो बड़ा पुराना है, तो अब ये तो पुरानी हो गई। इसमें अब ये चीज़ का टेस्ट नहीं है आज हमारा, आजकल तुम्हारा मॉडर्न टेस्ट है जेन ज़ी का। तुम तो जैन अल्फ़ा होगे शायद। नहीं, तुम भी मेरी तरह जेन ज़ी होगे, है ना? अभी इतनी तो बूढ़ी नहीं हुई हूँ मैं, अभी तो मैं भी जेन ज़ी हूँ। तो टेस्ट एंड प्रेफ़रेंस के बेस पे तुम्हारी डिमांड कम-ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है? एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर। अगली चीज़ आती है कि तुम फ्यूचर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? मतलब तुम्हारा फ्यूचर नहीं, चीज़ का, उस प्रोडक्ट का फ्यूचर, ठीक है? बहुत सिंपल बात है, अगर तुम्हें पता है कि अमेज़न पे, है ना, ग्रेट इंडियन सेल आने वाली है या फिर फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल आने वाली है। अगर तुम्हें पता है कि सेल आने वाली है लेट्स से आफ्टर 1 मंथ, तो क्या तुम आज ही सारी शॉपिंग कर लोगे या जब 1 महीने बाद सेल आएगी तब शॉपिंग करोगे? ऑब्वियसली जब सेल आएगी तब शॉपिंग करोगे। तो अगर अगर तुम्हारा फ्यूचर से एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस कम हो जाएगा, अगर तुम्हारी फ्यूचर से एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस कम हो जाएगा, है ना? फ्यूचर में सेल आएगी, तो तुम्हारी आज की जो डिमांड है वो गिर जाएगी। तुम्हारी आज की जो डिमांड है वो गिर जाएगी। ऐसे ही अगर तुम्हें लगे कि आज तो सेल चल रही है, फिर थोड़े टाइम बाद फ्यूचर में जो प्राइस है वो बढ़ने वाला है, तो तुम्हारी आज की डिमांड बढ़ जाएगी और तुम आज ही सारी शॉपिंग कर लोगे। ठीक हो गई बात? तो फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस से क्या है? देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशन, देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट हो गया ना कि फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस कम होगा, तो आज की डिमांड कम होगी। फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस ज़्यादा है, तो आज की डिमांड ज़्यादा है। ठीक है जी? चलें आगे। तो ये जो सारे थे अभी तक हमने जो 4-5 पढ़े, ये आपकी इंडिविजुअल डिमांड को असर करते थे, एक कस्टमर की डिमांड को। ये सारे जितने भी हमने पढ़े, ये सारे तो मार्केट डिमांड को असर करते ही थे। इसके अलावा कुछ एक और फैक्टर है जो मार्केट डिमांड पे असर करते हैं। क्या फैक्टर है? सबसे पहला तो है साइज़ एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। जिस देश की साइज़ ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि इंडिया, 144 करोड़ लोग हैं हमारे देश में, ऑलमोस्ट 145 करोड़, सॉरी,
ऑलमोस्ट 145 करोड़ लोग हैं हमारे देश में, तो पॉपुलेशन का साइज़ इतना ज़्यादा होने की वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा है। स्पेशली दिल्ली में तो भाई इतनी पॉपुलेशन है, मुझे लगता है दिल्ली में कोई भी बिज़नेस खोलो ना, अगर एक अच्छी जगह पे अच्छा बिज़नेस, वो चल ही जाएगा क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। ठीक है ना? सो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा डिमांड, जितनी कम पॉपुलेशन उतनी कम डिमांड, ठीक है? इसीलिए टियर 3 सिटीज़ में डिमांड कम होती है, दिल्ली में डिमांड ज़्यादा होती है। फिर आता है कॉम्पोज़िशन ऑफ पॉपुलेशन। कॉम्पोज़िशन मतलब किस तरीके के लोग हैं। अगर मेरी पॉपुलेशन में वुमेन ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वुमेन के प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेंगे, है ना? तो फिर उनकी लिपस्टिक और ये सारी चीज़ें ज़्यादा खरीदोगे। अगर तुम्हारी पॉपुलेशन में बच्चे ज़्यादा हैं, तो बच्चों के प्रोडक्ट बिकेंगे। अगर तुम्हारी पॉपुलेशन में जेन ज़ी ज़्यादा हैं, तो जेन ज़ी के प्रोडक्ट बिकेंगे। मैरिड लोग ज़्यादा हैं, तो मैरिड लोगों के प्रोडक्ट बिकेंगे, ठीक है ना? बूढ़े लोग ज़्यादा हैं, तो बूढ़े लोगों के प्रोडक्ट बिकेंगे। सो किस तरीके की तुम्हारी कॉम्पोज़िशन ऑफ पॉपुलेशन है, उस पे डिपेंड करेगा किस तरीके के प्रोडक्ट की डिमांड कम या ज़्यादा होगी। ठीक है जी? अगला आता है सीज़न एंड वेदर। तो ऑब्वियस सी बात है सर्दियों में सर्दियों के कपड़ों की डिमांड बढ़ जाएगी, गर्मियों में गर्मियों के कपड़ों की, रेनी सीज़न में उस तरीके की, ऑटोमैटिकली पूरी ही मार्केट में वही चीज़ डिमांड होगी जो सीज़न है, जो वेदर है। अगला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो क्या होगा कि थोड़े से लोग हैं, उनके पास सॉरी इतने सारे लोग हैं और उनके पास थोड़ा-सा पैसा है, तो ये सारे लोग तो कुछ खरीद ही नहीं पाएँगे। इनकी डिमांड होगी बहुत ही कम। और ये थोड़े से लोग हैं इनके पास सारा पैसा है, थोड़े से लोगों के पास सारा पैसा है। अरे 4 लोग कितना ही खरीद लेंगे, 4 लोग कितने ही शैम्पू खरीद लेंगे। सोचो अगर ये सारा पैसा इन सबके पास होता, तो हर घर में शैम्पू खरीदा जाता। अब ये सारा पैसा सिर्फ 4-5 लोगों के पास है। अरे 4-5 लोग शैम्पू तो एक ही खरीदेंगे महीने में, ठीक है ना? सो अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, सो डिमांड बहुत कम होगी क्योंकि बाकी जनता के पास पैसा नहीं है, थोड़े से लोगों के पास है सारा पैसा। इंडिया में यही है। इंडिया में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कंपैरेटिवली अगर मैं महँगी चीज़ों की बात करूँ तो डिमांड बहुत कम है। अगर टोटली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी इनकम की, तो डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है? अगला मेरे पास टॉपिक आता है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। अगला टॉपिक मेरे पास क्या आता है? एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है? अब ये भी जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको जल्दी से इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। एक्सेप्शंस का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज़ें जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करती। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता था? प्राइस बढ़ेगा, डिमांड गिरेगी, प्राइस गिरेगा, डिमांड बढ़ेगी। लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता था। ये चीज़ें जो एक्सेप्शंस हैं, ये कहती हैं अरे हट! हम तेरे को फॉलो नहीं करेंगे, हम अपना लॉ बनाएँगे। तो इनका लॉ है कि भैया प्राइस बढ़ेगा तो भी डिमांड बढ़ेगी, प्राइस गिरेगा तो डिमांड गिरेगी। ये कहते हैं हम लॉ ऑफ डिमांड के उल्टा चलेंगे, हम लॉ ऑफ डिमांड से उल्टा चलेंगे। तो ये जितनी भी चीज़ें अब मैं पढ़ाऊँगी, ये सारी चीज़ें लॉ ऑफ डिमांड से उल्टा चलेंगी। इन सभी के केस में प्राइस बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, प्राइस गिरेगा, डिमांड गिरेगी। ठीक है जी? सबसे पहली चीज़ क्या आती है? गिवन गुड्स। गिवन गुड का मतलब होता है इंफीरियर क्वालिटी की गुड। गिवन गुड का मतलब होता है इंफीरियर क्वालिटी की गुड। ये तो भैया मैंने तुम्हें अभी बताया। ये तो मैंने अभी बताया कि जो इंफीरियर क्वालिटी की गुड है, अगर वो बहुत महँगी हो गई, तो क्या होगा? जो गरीब इंसान है मतलब सोच के देखो एक गरीब इंसान है, ठीक है? पहले क्या था वो चावल ही खरीदता था, ₹2 के चावल थे, ₹5 की व्हीट थी। चावल ₹2 के थे, व्हीट ₹5 की थी। तो पहले क्या करता था? थोड़े से चावल खरीदता था, थोड़ा-सा आटा खरीदता था, क्योंकि वो सारे का सारा आटा नहीं खरीद सकता, वो गरीब है। तो गरीब इंसान ₹5 का आटा नहीं खरीद सकता, तो वो क्या करता है ₹5 का आटा खरीद लेता है और ₹5 के चावल खरीद लेता है, ₹10 में घर चला लेते हैं। अब मान लो चावल ही हो गए ₹5 के, मान लो चावल ही ₹5 के हो गए, ठीक है ना? तो वो बेचारा आटा तो खरीद ही नहीं पाएगा, वो आटा तो खरीद ही नहीं पाएगा, उसको सारे के सारे चावल ही खरीदने पड़ेंगे। तो गिवन गुड या गिवन गुड मतलब इंफीरियर गुड। इंफीरियर गुड के केस में अगर प्राइस बढ़ेगा तो वो डिमांड ज़्यादा करेगा गिवन गुड की, ठीक है? और अगर प्राइस गिरेगा तो वो डिमांड कम करेगा गिवन गुड की, ठीक है? इफ द प्राइस ऑफ राइस फॉल्स कंज्यूमर विल स्पेंड लेस ऑन राइस एंड बाय मोर व्हीट। अगर राइस का प्राइस कम हो गया तो वो बोलेगा अरे राइस तो कम बहुत सस्ती हो गई तो चलो थोड़ा सा आटा और ले लेता हूँ। पर अगर राइस ही बड़े महंगे हो गए वो बोलेगा हाय यही इतना महंगा हो गया तो व्हीट का तो पैसा ही नहीं है मेरे पास तो वो व्हीट नहीं खरीदेगा। ठीक है जी? राइस इसमें इंफीरियर गुड बोली है, व्हीट नॉर्मल गुड बोली है। ठीक है? अच्छा, अगली है फ़ियर ऑफ शॉर्टेज। फ़ियर ऑफ शॉर्टेज मतलब जैसे ही तुम्हें लगेगा कि भाई ये चीज़ खत्म होने वाली है,
इसीलिए सेल में भी दिखाया जाता है ना, सेल में दिखाया जाता है जल्दी ले लो ये खत्म हो जाएगी। लिमिटेड सीट्स हैं जल्दी ले लो। अरे भाई तुम्हें क्या पता लिमिटेड सीट है कि नहीं? है ना? तो जो भी रेट लिखा होगा लिमिटेड सीट के ऊपर तुम उस रेट पे खरीद लोगे क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है कि अगर अभी नहीं खरीदा तो ये खत्म हो जाएगा। तो जब भी ऐसा होता है कोविड के टाइम पे यही हुआ था, हर चीज़ का डिमांड बढ़ गया था क्योंकि शॉर्टेज हो रही थी और प्राइस भी बहुत बढ़ गया था। तो जब शॉर्टेज का डर होता है तो भी प्राइस बढ़ने पे डिमांड बढ़ती है, ठीक है? प्राइस गिरने पे डिमांड गिरती है। अगला आता है स्टेटस सिंबल और गुड्स ऑफ ऑस्टेंटेशन। सोचो बहुत सिंपल बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। मान लो अगर तुम्हें किसी चीज़ के लिए अपने दोस्तों के सामने फुकरी मारनी है, अरे आज तो तेरे भाई ने ये खरीद लिया, आज तो तेरे भाई ने ये खरीद लिया। अगर तुम्हें किसी चीज़ की फुकरी मारनी है, क्या ₹50 वाली चीज़ की फुकरी मारोगे या 50,000 वाली चीज़ की? ऑब्वियसली ₹50 वाली चीज़ की कोई फुकरी नहीं मारता। 50,000 वाली चीज़ की कोई फुकरी मार सकता है। एक 10,000 के फ़ोन की कोई फुकरी नहीं मारेगा। एक लाख रुपए के आईफ़ोन की सारे फुकरी मारेंगे। तो अगर तुम्हें कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिसकी तुम्हें फुकरी मारनी है, तो उस चीज़ को तुम ज़्यादा रेट पे ही खरीदोगे भैया। क्योंकि कम रेट वाली चीज़ की तो फुकरी नहीं मार सकते। तो जिस चीज़ की तुम्हें फुकरी मारनी है, जो तुम्हारे स्टेटस सिंबल है, जो तुम्हारा स्टेटस सिंबल है, वो चीज़ तो उल्टा तुम और महँगी खरीदोगे कि भाई 50,000 की मूर्ति लेकर आए हैं। 10,000 की मूर्ति का वो नहीं फुकरी मारोगे, 50,000 की है, एंटीक पीस है भाई, उठा ले भाई, सबको दिखाएँगे तेरा भाई कितना अमीर है, ठीक है? तो ऐसे केस में ज़्यादा प्राइस पे ज़्यादा डिमांड होगी। अगली है नेसेसिटी ऑफ लाइफ। नेसेसिटी है रोटी कपड़ा मकान। रोटी कितनी भी महंगी होती रहे, आटा महंगा होता रहे, भाई डिमांड तुम नहीं छोड़ोगे, भूखे नहीं मरोगे। रोटी कितनी भी महंगी हो जाए खानी ही पड़ेगी। तो नेसेसिटी जो होती है उसका रेट कितना ही बढ़ता रहे, डिमांड कभी कम नहीं होती है, डिमांड उतनी ही रहती है। ठीक है? अगली है फैशन रिलेटेड गुड्स। तो फैशन भी कुछ हद तक फुकरी वाली चीज़ आ गई कि जो चीज़ फैशन में होती है, उसका रेट भी थोड़ा ज़्यादा होता है, तो फिर वो तुम ज़्यादा रेट पर भी खरीदते हो क्योंकि थोड़ा फुकरी वाली बात ही हो गई कि फुकरी मारनी होती है, ठीक है? चलो यहाँ पर हमारा आता है अब एक लास्ट टॉपिक इस पूरे ही चैप्टर का जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूरे चैप्टर का। लेकिन इससे पहले मैंने एक स्लाइड बीच में छुड़वाई थी, उसकी बात करते हैं चेंज इन क्वांटिटी वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है? एक स्लाइड हमने बीच में छोड़ी थी, उसकी बात करते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस डिमांड की बात करते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस डिमांड की बात करते हैं। अगर देखो, देखो ये मेरा डिमांड शेड्यूल है, एक डिमांड का शेड्यूल बनाती हूँ, एक टेबल बनाती हूँ, ठीक है? ये मेरा प्राइस है, ये मेरी क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है? प्राइस हुआ 2, 4, 6, 8, 10। क्वांटिटी डिमांडेड मेरी प्राइस बढ़ रहा है तो ये कम होगी, ये होएगी मेरी लेट्स से 30 से गिरनी शुरू हुई, 30 से हो गई 25, फिर ये हो गई 20, फिर ये हो गई 15 और फिर ये हो गई 10। सो तुम देख सकते हो प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड गिर रही है। देखो बेटा, अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा एक स्पेसिफिक प्राइस ₹4 पे, एक स्पेसिफिक प्राइस पे कितनी क्वांटिटी है? तो तुम बोलोगे मैम एक स्पेसिफिक प्राइस पे ₹4 के प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड, क्या बोला? क्वांटिटी डिमांडेड ₹25 है। एक स्पेसिफिक प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड ₹25 है। सो व्हेनेवर व्हेनेवर तुम एक पर्टिकुलर प्राइस के अराउंड देखते हो और उसी प्राइस की वजह से ही जो चीज चेंज होती है उसको क्वांटिटी डिमांडेड बोला जाता है, ठीक है? क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है? जो तुम एक पर्टिकुलर प्राइस पे देखते हो, ठीक है? और जिसके चेंज होने का कारण भी उसका खुद का ही प्राइस हो, उसको क्वांटिटी डिमांडेड बोला जाता है। पर अगर मैं ओवरऑल तुमसे पूछूं कि अलग-अलग प्राइसेस पे कितनी अलग-अलग है डिमांड, अलग-अलग प्राइसेस पे मतलब ओवरऑल ओवरऑल कि अलग-अलग प्राइसेस पे कितना डिमांड है, तो तुम मुझे क्या बताओगे? तुम मुझे बताओगे डिमांड कि ₹2 पे 30 यूनिट थी, ₹4 पे 25, इतने पे इतना, इतने पे इतना। मतलब कोई स्पेसिफिक प्राइस पे नहीं, इन जनरल अलग-अलग प्राइसेस पे अलग-अलग कितनी क्वांटिटी है, तो तुम मेरे को क्या बता रहे हो? डिमांड बता रहे हो। सो जब भी मैं डिमांड बोलूंगी आई मीन एट वेरियस अलग-अलग प्राइसेस पे कितनी क्वांटिटी लोग खरीद रहे हैं, वो होती है डिमांड। पर अगर तुम क्वांटिटी डिमांडेड बोलोगे उसका मतलब होता है किसी एक स्पेसिफिक प्राइस पे
लोग कितना खरीदना चाहते हैं। तो क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा किसी ना किसी एक प्राइस से रिलेटेड होती है और उसी प्राइस के चेंज होने पे क्वांटिटी डिमांडेड भी चेंज होती है। लेकिन ये तो एक स्पेसिफिक प्राइस पे है ही नहीं, ये तो अलग-अलग प्राइसेस पे अलग-अलग हो सकती है। तो इसीलिए ये प्राइस की वजह से चेंज नहीं होती, ये चेंज होती है फैक्टर अदर देन प्राइस की वजह से। ये चेंज होती है फैक्टर अदर देन प्राइस की वजह से। फैक्टर अदर देन प्राइस कौन से होते हैं? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, वेदर, है ना? वो सब जो हमने पढ़े हैं अभी, वो सारे फैक्टर्स को बोला जाता है फैक्टर अदर देन प्राइस। तो अगर प्राइस की वजह से चेंज हो, तो क्या चेंज हो रही है? क्वांटिटी डिमांडेड। अगर फैक्टर अदर देन प्राइस की वजह से चेंज हो, तो क्या चेंज होता है? डिमांड। डिमांड अलग-अलग प्राइसेस पे अलग-अलग होती है, पर क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा एक स्पेसिफिक प्राइस के साथ मिलाकर ही देखी जाती है और उसी प्राइस के चेंज होने पर ये चेंज भी होती है। ठीक है जी? ये टॉपिक को दिमाग में बिठाए रखना, इस टॉपिक को दिमाग में बिठाए रखना। इसी के बेसिस पर हम अगला हमारा जो आखिरी टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे। यार छोटा हो जा। ठीक है? वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको अब हम पढ़ेंगे। टॉपिक है हमारा मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट इन डिमांड कर्व। मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है? तो जब भी क्या होती है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होती है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अगर होती है, तो हमारी क्या होती है? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो हमारी क्या होती है? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक है? सो अगर प्राइस की वजह से क्वांटिटी बदल जाए, प्राइस की वजह से क्वांटिटी बदल जाए, तो उसको क्या बोला था? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और प्राइस की वजह से जो चेंज आता है, उस चेंज को हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। देखो, मूवमेंट का क्या मतलब होता है? डिमांड कर्व एक ही है ना, तुम्हें दिख रहा है ना, ये लाइन है। देखो डिमांड कर्व किसको बोल रही हूँ मैं? ये जो एक लाइन है ना मेरे पास, मैं इसको मोटा कर देती हूँ थोड़ा सा। ये जो लाइन है ना मेरे पास, ठीक है? इस पर्टिकुलर लाइन को ही हमने जो है डिमांड कर्व बोला है। तुम्हें समझ आ गया? ये जो पर्टिकुलर लाइन है ना, इस लाइन को हमने डिमांड कर्व बोला है। ठीक है? ठीक है? ये है, इस पूरे डायग्राम में एक ही लाइन बना रखी है, एक अकेला ही डिमांड कर्व मैंने बना रखा है, ठीक है? लेकिन एक और डायग्राम दिखाती हूँ मैं तुम्हें। अभी एक और डायग्राम दिखाती हूँ, उस डायग्राम में देखना। ये डायग्राम्स हैं, इन डायग्राम्स में देखो तुम्हें 2 डिमांड कर्व दिख रहे होंगे। इसमें देखो, 2 डिमांड कर्व है, एक ये रहा और एक ये रहा, है ना? 2 हैं। देख रहे हो? मतलब मैं एक से दूसरे पे शिफ्ट हो रही हूँ, दूसरे से पहले पे शिफ्ट हो रही हूँ। तो जब भी 2 डिमांड कर्व आ जाते हैं, तो उसको शिफ्ट बोला जाता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ मेरे पास एक ही डिमांड कर्व है, एक ही डिमांड कर्व है, इसी डिमांड कर्व पे मैं नीचे को जाऊँ या ऊपर को जाऊँ, तो इसको बोला जाएगा मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। सेम डिमांड कर्व पे ऊपर जाऊँ कि नीचे जाऊँ, वो मेरी मर्ज़ी। इधर चला मैं उधर चला, लेकिन सेम डिमांड कर्व पे चला, तो उसको बोला जाएगा मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक है? इस डिमांड कर्व पे अगर तुम किसी ऊपर वाले पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट पे जाओ, तो उसको बोला जाएगा एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व। देखो, ऊपर वाला पॉइंट था यहाँ पे, प्राइस कितना था यहाँ पे? 10। नीचे वाला पॉइंट है यहाँ पे, प्राइस कितना है यहाँ पे? 7। तो अगर मैं ऊपर से नीचे वाले पॉइंट पे जा रही हूँ, जिसको मैं डाउनवर्ड मूवमेंट बोलती हूँ, वो डाउनवर्ड मूवमेंट मैं क्यों कर रही हूँ? वो डाउनवर्ड मूवमेंट मैं तब कर रही हूँ जब मेरा प्राइस कितना हुआ? 10 से 7 हुआ। या मैं बोलूँ जब मेरा प्राइस डिक्रीज हुआ, तो डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ। प्राइस डिक्रीज होने पे क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा? प्राइस डिक्रीज होने पे क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा? क्वांटिटी जो है यहाँ से यहाँ चली गई, 55 से 75 हो गई। क्वांटिटी जो है 55 से 75 हो गई, यानी प्राइस डिक्रीज हुआ, क्वांटिटी बढ़ गई। उस केस में डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ और उसको हमने नाम दिया एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व। देखो, यानी कि क्वांटिटी बढ़ रही है ना, क्वांटिटी ऑफ डिमांड बढ़ रही है ना, तो डिमांड कर्व में एक्सटेंशन हुआ और डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ, और क्योंकि प्राइस रिड्यूस हुआ इस वजह से ये हुआ। लेकिन अगर मैं ऊपर को जाऊं, अब ऊपर को चलते हैं थोड़ा सा, अब थोड़ा सा ऊपर को चलते हैं, नीचे ही क्यों आए भैया? अगर मेरा प्राइस ऊपर चला जाए, ये देखो पहले पॉइंट यहाँ पे था, अब पॉइंट यहाँ पे है। सो तुम देखो, प्राइस पहले 10 था,
और अब प्राइस कितना हो गया 12, यानी कि प्राइस बढ़ गया। प्राइस बढ़ने से डिमांड में क्या चेंज आया ये देखो, 55 से 40 हो गया, क्वांटिटी 55 से 40 हो गई, यानी कि प्राइस बढ़ा है क्वांटिटी गिर गई। अगर प्राइस बढ़ा है क्वांटिटी गिर गई तो यहाँ पर मेरा डिमांड क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। क्वांटिटी में क्वांटिटी गिर रही है, डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। सो अगर प्राइस बढ़ा क्वांटिटी ऑब्वियसली गिरेगी, तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व होगा, और इस केस में डिमांड कर्व ऊपर को मूव होगा। इस केस में एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगी। इस केस में एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगी। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। अब मैं एक बार पूरा समरी दे रही हूँ। अगर क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है, वो किसकी वजह से आता है, अपने खुद के प्राइस की वजह से आता है। उस केस में डिमांड कर्व में मूवमेंट देखने को मिलती है। मूवमेंट का मतलब है कि तुम सेम डिमांड कर्व पे ऊपर नीचे घूम रहे हो, ठीक है। अगर तो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड हुई है, वो कब हुई होगी, जब क्वांटिटी बड़ी होगी। क्वांटिटी कब क्यों बड़ी होगी, जब प्राइस गिरा होगा, है ना। मूवमेंट दो तरीके की हो सकती है, या तो एक्सपेंशन या तो कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन मतलब क्वांटिटी बढ़ी, कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्वांटिटी गिरी। क्वांटिटी कब बढ़ेगी, जब प्राइस गिरेगा। क्वांटिटी कब गिरेगी, जब प्राइस बढ़ेगा। इस केस में होती है हमारी अपवर्ड मूवमेंट, इस केस में हमारी क्या होती है, ऊपर को अपवर्ड मूवमेंट। और एक्सपेंशन के केस में हमारी क्या होती है, नीचे को एक डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिलती है। सो क्या क्या नए वर्ड्स हमने सीखे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। उस केस में मूवमेंट होती है, मूवमेंट अपवर्ड या डाउनवर्ड होगी। अपवर्ड कब होगी, जब कॉन्ट्रैक्शन होगी डिमांड में, और डाउनवर्ड कब होगी, जब एक्सपेंशन होगी डिमांड। यहाँ पे मूवमेंट का कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। आखिरी कॉन्सेप्ट है शिफ्ट इन डिमांड का। शिफ्ट इन डिमांड कब होती है, जब होती है चेंज इन डिमांड। और चेंज इन डिमांड का रीजन क्या होता है, फैक्टर अदर देन प्राइस। फैक्टर अदर देन प्राइस। इस केस में पूरे का पूरा डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाता है। पूरे का पूरा जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो जाता है, और एक नया डिमांड कर्व देखने को मिलता है। एक चीज याद रखना है, इस केस में फैक्टर क्या होंगे, अदर देन प्राइस होंगे। तो कोई भी फैक्टर हो सकता है, तुम्हारी इनकम हो सकती है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड हो सकता है, ठीक है, तुम्हारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो सकता है, तुम्हारा सीजन एंड वेदर हो सकता है, ठीक है, फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस हो सकता है, कोई भी दूसरा फैक्टर हो सकता है, पर प्राइस नहीं होगा। प्राइस नहीं होगा क्योंकि फैक्टर अदर देन प्राइस है, तो प्राइस नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, डिमांड या तो बढ़ेगी या तो कम होगी। डिमांड या तो बढ़ेगी या तो कम होगी, पर उसका फैक्ट रीजन क्या होगा, प्राइस नहीं होगा, कुछ भी और होगा। लेट्स से अगर इनकम बढ़ी तो डिमांड बढ़ी, इनकम गिरी तो डिमांड गिरी, ठीक है। तो या तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा या तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। इस केस में बहुत सिंपल है, अगर डिमांड बढ़ी किसी भी वजह से बढ़ी हो, अगर डिमांड बढ़ी किसी भी वजह से बढ़ी हो वो डिमांड, ठीक है, किसी भी वजह से वो डिमांड बढ़ी हो, अरे यार क्या कर रहा है, अगर डिमांड किसी भी रीजन से बढ़ी हो तो उसको मैं बोलूंगी राइटवर्ड शिफ्ट। डिमांड कर्व बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। एक अंदर को बनाना, एक बाहर को बनाना, और एरो बाहर की तरफ करना, एरो बाहर की तरफ करना। अगर डिमांड गिरी किसी भी रीजन की वजह से गिरी, तो डिमांड कर्व लेफ्ट को अंदर को शिफ्ट हो जाएगा, एरो अंदर की तरफ बना देना, एरो अंदर की तरफ बना देना, ठीक है जी। ये हो गया मेरा डिक्रीज इन डिमांड कर्व, ठीक है। दैट्स इट। इंक्रीज या डिक्रीज इन डिमांड का हो गया, बस इसमें फैक्टर अदर देन प्राइस आ जाएगा। तो शिफ्ट हमारे राइटवर्ड शिफ्ट हो सकते हैं, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट है तो डिमांड गिरने की वजह से हुआ होगा, अरे यार हो जा। अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट है तो डिमांड गिरने की वजह से हुआ होगा, एरो अंदर को बना देना। अगर राइटवर्ड शिफ्ट है तो डिमांड बढ़ने की वजह से हुआ होगा, एरो बाहर को बना देना। इसको शिफ्ट बोला है। चेंज इन डिमांड होता है, फैक्टर अदर देन प्राइस की वजह से होता है, ठीक है। अच्छा एक और लास्ट चीज देख लो, ये तो डायग्राम्स हैं। अगर टेबल बनाना हो, डिमांड शेड्यूल बनाना हो, तो शिफ्ट के केस में पता है कैसा बनेगा, शेड्यूल में क्या होता है, एक प्राइस होता है, एक डिमांड होती है, क्वांटिटी डिमांडेड होती है, ठीक है। मूवमेंट के केस में तो सिंपल है, इसको बढ़ाओ इसको कम करो, या इसको कम करो इसको बढ़ाओ। शिफ्ट के केस में क्या होगा, प्राइस तो चेंज नहीं हो रहा ना, फैक्टर अदर देन प्राइस चेंज हो रहा है ना, कोई और फैक्टर है ना, प्राइस तो नहीं बढ़ रहा ना, प्राइस तो नहीं चेंज हो रहा ना, तो प्राइस सेम रखो, प्राइस सेम रखो। और क्वांटिटी को या तो कम कर दो या तो ज्यादा कर दो। क्वांटिटी को मैं बढ़ा रही हूँ, प्राइस सेम है, क्वांटिटी बढ़ गई, यानी राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है, समझ गए। प्राइस सेम है और क्वांटिटी गिर गई, क्वांटिटी गिर गई, लेट्स से 20 से 12 हो गई, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट है, समझ गए।
समझ गए? राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है? तो ये आखिरी टॉपिक था मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट का, इसको वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डालना। मैं गारंटी दे सकती हूँ इसका एक क्वेश्चन आएगा और डिफरेंस की फॉर्म में बनता है मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट का डिफरेंस। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड का डिफरेंस। एक्सपेंशन वर्सेस एक्सपेंशन वर्सेस इंक्रीज का डिफरेंस। उस केस में एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन बोला था ना, इस केस में लेफ्टवर्ड शिफ्ट को बोला जाता है डिक्रीज इन डिमांड, राइटवर्ड शिफ्ट को बोला जाता है इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है? तो एक्सपेंशन किसको बोलते हैं, इंक्रीज किसको बोलते हैं? एक्सपेंशन बोलते हैं जब मूवमेंट हुई है ना? इंक्रीज बोलते हैं जब ऐसे राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है, ठीक है? तो इस तरीके से डिफरेंस के फॉर्म में क्वेश्चन बनेगा, तो वो ज़रूर कर लेना। एंड यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है खत्म। मैं मिलूँगी अगले लेक्चर में, अगले वन शॉट लेक्चर के साथ। लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में डन ज़रूर लिख के बताना कि तुमने पूरा लेक्चर कंप्लीट करा है। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना चैनल को। बहुत अच्छा लगता है कि इतनी मेहनत करी है तुम लोग, एटलीस्ट एप्रिशिएट कर रहे हो, ठीक है? सो मैं मिलूँगी अगले लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।